हम बगैर पंजे के यहाँ पर नहीं रह सकते। आप किसको टिकट देते हैं उसका हमको कोई गम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आप किसी भी मंच पर बैठे किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दीजिए। हमारे यहाँ पर मैं ये प्रबल दावेदार हूँ जितेंद्र करते करते आपको बता देना चाहता हूँ कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में मैं अकेला जिला परिषद का सदस्य हूँ। नमस्कार, मैं नरेश बुपचे, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के इच्छुक उम्मीदवार जितेंद्र कटरे इनकी मुलाकात लेने जा रहे हैं, जो कि अपने जवानी में पत्रकारिता की, उन्होंने गांव के एक अच्छे सरपंच रह चुके हैं और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है। बात करें पक्ष की तो जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष भी है और इनका स्वभाव ऐसा रहा है कि गलत बात इनको पसंद नहीं आती और भ्रष्टाचार करते नहीं और करने देते नहीं। ऐसे व्यक्तिमत्व से आज हम मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले कटरे सर, आपका हमारे सत्य को जानो न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। क्या कहोगे, उस दिन जो तिरोड़ा में सभा हुई कांग्रेस की विधि और मानव अधिकार सेल की, वहां पे खुले मंच से आपने जाहिर किया अपनी उम्मीदवारी। आपने बोला कि मैं प्रबल दावेदार हूं, क्योंकि आप जो है पूरे विधानसभा में तिरोड़ा गोरेगांव में एकमात्र कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य हो। मैं ये प्रबल दावेदार हूँ जितेंद्र करते करते आपको बता देना चाहता हूँ कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में मैं अकेला जिला परिषद का सदस्य हूँ। जिस समय यहाँ पे कोई चुन के नहीं आया, उस समय आप चुन के आए। तो अब सबसे पहला सवाल हम ये करेंगे आपको कि आपके पक्ष के लिए आप तक की क्या भूमिका रही, पक्ष के लिए आपने क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या कामों को किए। मैं जब से मेरी पढ़ाई खत्म हुई उसके बाद से ही मैं कम उम्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम चालू किया। यनेश्वाय का गांव का अध्यक्ष से लेकर यनेश्वाय का जिले का सचिव, महासचिव, फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस का सचिव, महासचिव जिले का, और उसके बाद विधानसभा तिरोड़ा के संगठन के यूथ कांग्रेस के जब चुनाव हुए, उस समय राहुल जी गांधी ने जो नया पैटर्न लाया था, उस समय भी मैं चुनाव लड़ा। काफी मेंबर मैंने तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाए और काफी नए युवाओं को जोड़ा और चुनाव लड़के उस समय भी मैं असेंबली मतलब तिरोड़ा के विधानसभा यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष करके मैं चुनाव जीत कर गया। उसके बाद मेरे कामों से वरिष्ठ जो पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने खुश होकर मुझे तिरोड़ा विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया और मुझे जिम्मेदारी सौंपी। यूथ कांग्रेस का तालुका अध्यक्ष करके मैंने काम किया, प्रभारी रहा। नरेगा की जब स्कीम आई तो मोरगांव अर्जुनी तालुका का प्रभारी मैं था, उसका प्रचार प्रसार के लिए मुझे भेजा गया था। मोरगांव अर्जुनी तालुका के लिए यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष की नियुक्ति करना था, उस समय भी मैं प्रभारी करके वहां पर गया और काम किया नाना भाऊ के हमारे नेतृत्व में। पवनी तालुका में भी तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करना था, उस समय भी मैं वहां पर प्रभारी करके पक्ष श्रेष्ठियों की तरफ से नियुक्त किया गया और मैंने जाकर काम किया। पूरे जिले में मैंने निरंतर सुबह से रात तक अभी तक आज तक काम किया। पिछले कुछ वर्षों से गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी कांग्रेस का अध्यक्ष करके काम कर रहा हूं। पूरे जिले में मैंने संगठन को तैयार किया, कई नए लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया और संगठन के पदों पे ही नहीं तो मैं चुनाव भी समय समय पर लड़ता गया। ग्राम पंचायत सरपंच के रूप में 2005 से काम किया 2010 तक। 2010 में भी चुनाव में पंचायत समिति का लड़ा, मात्र 12 वोटों से हार गया था। मेरी गलती थी वो, मुझे उस टाइम पर उतना नॉलेज नहीं था चुनाव लड़ने का। और निरंतर मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। 2 बार मैं खुद सरपंच रहा ग्राम पंचायत छिजगांव का। मेरी मिसेज भी एक बार उप सरपंच रही, रिजर्वेशन आ गया था उसके बाद। ग्रेन मार्केट का मैं संचालक करके मैंने काम किया, 5 साल तक मैं चुनाव जीता, 5 साल तक रहा। जिला परिषद गोंदिया का जो चुनाव हुए 2021 में 2021-22 में, उस समय मैं सहारवानी जिला परिषद चुनाव लड़ा। जो जिला परिषद क्षेत्र भाजपा का गढ़ हुआ करता था, वहां पर मैं लगभग बीजेपी की 1500 और 2000 की लीड रहती थी, उस लीड को तोड़कर मैंने 1000 की लीड लिया और 1000 से चुनाव जीता। काफी लोगों के काम मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस 30 साल के अंदर किया। कई लोगों को, दर्जन भर से ज्यादा लोगों को मैंने उनकी जान बचाने का काम किया। मैं नागपुर के मेडिकल तक उनको लेकर गया,
आधे आधे रात को उनको एडमिट करके उनको बचाने का काम किया हूं, और इसलिए मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरे साथ लोग हैं। मैं जब 2 दिन पहले तिरोड़ा में सभा हुई, उस सभा में गया और 2 शब्द मुझे बोलने का मौका आया, तो मैंने 1-2 बातें वहां पर रखी, लोगों को समझ में आया। और इस जिले में जो लोग काम कर रहे हैं उनके संदर्भ में कहीं ना कहीं जनता तक वो बातें जाती है और लोगों को समझ में आता ही है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले साहब, उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि काम कर, काम करते रहे, आज नहीं कल अच्छा दिन आएगा, अपनी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में आएगी और हम गरीब से गरीब आखिरी जो समाज का जो व्यक्ति है उसके तक पहुंचकर उसको फायदा दिलाने का काम करेंगे। यही मंत्र मुझे देते गए और मैं निरंतर रूप से नाना भाऊ के साथ में भी 1999 से जब वो एमएलए बने तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आप पदाधिकारी रहे, 2 बार सरपंच रहे, आपकी पत्नी उप सरपंच रही, आप वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हो। तो पदाधिकारी रहते हुए आपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए क्या मुख्य ऐसे विकास काम किए जो आप बता सकते हो? चिचगांव जो गांव है ये काफी पिछड़ा हुआ गांव था। चिचगांव को एक जमाने में आज से 40-50 साल पहले पूरे भंडारा जिले में, तत्कालीन भंडारा जिला था, तब जाना जाता था जब मेरे फादर बी कटरे सैलाब ये जब राजकारण करते थे और इनका जब अखबार निकलता था गोंदिया से 1970 में उन्होंने चालू किया था अखबार, तब चिचगांव को जानते थे पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बाद जब वो नहीं रहे तो चिचगांव कहीं ना कहीं हाशिए पे आ गया, चिचगांव को लोग भूल गए, धीरे धीरे नई जनरेशन सामने आई। लेकिन 2005 में जब मैं सरपंच बना तो चिचगांव को जानना शुरू हुआ, क्योंकि मैं सरपंच रहकर मैंने जो चिचगांव के लोगों के लिए काम किया। श्रावण बाड़ की जब स्कीम महाराष्ट्र सरकार ने लाई तो हमारे गोंदिया जिले में जब किसी को भी पता नहीं था कि श्रावण बाड़ के पैसे मिलते बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, 65 साल के ऊपर के लोगों को, उस स्कीम को मैंने एक किताब निकाला महाराष्ट्र शासन की और उसमें मैंने पढ़ा कि मुझे लोगों को क्या क्या स्कीमें देती आएंगी सरकार की, शासन की। उसमें मुझे श्रावण बाड़ की अच्छी स्कीम लगी बुजुर्ग लोगों के लिए। मैंने मेरे गांव में 150 से ज्यादा लोगों को, परिवारों को श्रावण बाड़ का पैसा दिलाने का काम निरंतर उस समय से मैं कर रहा हूं। ऐसी अनेक योजना, श्रावण बाड़ की योजना है, संजय गांधी निराधार की योजना है, नरेगा की कई सारी स्कीम है, घरकुल की स्कीम है। हर वर्ष लगभग 40 से 50 लोगों को विभिन्न बैंकों से विभिन्न स्कीम के माध्यम से कर्जा दिलाने का काम करता हूं। बेरोजगार लोगों को, बेरोजगार लड़कों को पैसा मिले, वो छोटा मोटा रोजगार शुरू करे, उसके लिए भी मैं काम करता हूं। वैसे अनेक काम, रोड, रास्ते, बिल्डिंग, सभा मंडप, सब सारे मैंने पिछले समय में करने का काम किया। गांव में भी काम किया, आज जिला परिषद सदस्य करके मैं काम कर रहा हूँ। पूरे क्षेत्र में जहां जहां जिन चीजों की जरूरत है वो सब करने का काम ईमानदारी के साथ मैं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ काम विकास के होते हैं और वहां कई भ्रष्टाचार आपको नजर आता है, तो आप बहुत खंभीर रूप से खड़े रहते हैं। जैसे पानी टंकी की बात करें आपके गांव की, तो आपने वो भ्रष्टाचार को सामने लाया। कहीं ना कहीं आपके अंदर का पत्रकार आज भी जिंदा है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, उस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि शासन के माध्यम से जब क्षेत्र कितने भ्रष्टाचार आपने सामने लाए? देखिए, अभी पहले तो मैं बहुत भ्रष्टाचार के संदर्भ में चर्चा करता था, अभी भी करता हूं। जहां पर ज्यादा ही कुछ अगर समझ में आता है तो निश्चित तौर पर हर जनप्रतिनिधि ने उसके संदर्भ में चर्चा करनी चाहिए, उसको उजागर करने का काम करना भी चाहिए और वो मैं करता भी हूं। लेकिन अभी एक बड़ा विषय आया था पानी टंकी का। मेरा ऐसा कहना है कि पानी की टंकी जब निर्माण हो रही, उसके ऊपर जब चालू हो जाएगी और उसमें जब पानी डाला जाएगा तो वेट बढ़ेगा और टेक्निकल के हिसाब से अगर टंकी का निर्माण नहीं होगा तो कल गिर जाएगी। आसपास में मकान है, बच्चे खेल रहे हैं, कल जीवित हानि होने की संभावना थी, इसलिए मैंने उसको तुड़वाने के लिए बोला था। ऐसा है कि अगर शासन पैसा देती है और कोई एस्टिमेट मंजूर होता है, तांत्रिक मान्यता मिलती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली शासन 10% प्रॉफिट इंक्लूड करती है कंट्राक्टदार का, ठेकेदार का। तो 10% में ठेकेदार ने काम करना चाहिए। अगर उसमें ठेकेदार की लालच अगर बढ़ती है और उसको वो परसेंटेज बढ़ाने का जब काम करता है बचाने के लिए, तब काम खराब होता है। और काम अगर खराब हो गया तो समय तक वो टिकता नहीं है, 1-2 साल में सड़कें उखड़ जाती है। और इसलिए इसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए और इसको सामने लाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। तो आपके मन में विधायक की दावेदारी करने का, विधायक का चुनाव लड़ने का
और विधायक बनने का जो एक ख्याल है, ये कैसे आया, क्यों आया? देखो, ऐसा है कि हम समाजकारण करते हैं, राजकारण के माध्यम से समाजकारण करते हैं। तो किसी व्यक्ति की अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसको हम उठाकर हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन जब तक पद आदमी के पास नहीं रहेगा तब तक उसकी जान नहीं बचाई जा सकती, क्योंकि आखिर खर्चे हैं, हॉस्पिटल में तो पेमेंट देना पड़ता है। अभी आयुष्मान भारत की योजना आई है, लेकिन मैंने कई जगह पूछा हॉस्पिटलों में, 2-4 पेशेंट भेजे, कहीं पर भी उसका फायदा नहीं मिला। डॉक्टर बोले हमारे होता ही नहीं, तो फिर नकदी में कराना पड़ा। कई लोगों को चंदा करके हमको हॉस्पिटल भेजना पड़ता है और इलाज कराना पड़ता है। तो इसलिए मेरे मन में ख्याल है कि जब तक पावरफुल पद नहीं रहेगा काम करने वाले के पास, तब तक वो जनता को पूरी तरह न्याय नहीं दे सकता। और इसलिए मैंने पिछले 2009 में भी टिकट मांगी कांग्रेस से, 2014 में भी मांगा था और 19 में भी मांगा हूं। मैं जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तब से टिकटें मांग रहा हूं, तब से मैं तिलक भवन में जाकर भाषण दे रहा हूं, दावेदारी जो है उसको पेश कर रहा हूं। तो आज उस समय ठीक है मुझे टिकट नहीं मिली, मैं मानता हूं, क्योंकि उस समय मैं विधायक के टिकट के लिए मैच्योर्ड नहीं था। लेकिन आज मैं विधायक के टिकट के लिए, विधानसभा के लिए मैच्योर्ड हो गया हूं, क्योंकि मैं जिला परिषद में काम कर रहा हूं। मुझे प्रशासन का पूरा अनुभव है, नॉलेज है, पूरे जिले में अधिकारियों से मेरे अच्छे संपर्क है, सभी से गुडविल है और जनता के काम करने के लिए कई अधिकारियों के पास जाकर मैं काम करा लेता हूं। और इसलिए मुझे लगता है कि तिरोड़ा विधानसभा की टिकट अगर मुझे मिलती तो निश्चित तौर पर जनता का प्यार मेरे साथ जो है, जनता मेरे साथ रहेगी और मुझे चुनाव भी जिताएगी और मुझे एक व्यवस्थित तरीके से 5 साल तक अपनी सेवा का अवसर देगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और इसलिए मैंने पक्ष को तिरोड़ा विधानसभा से उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया है। जनता अगर आपको सेवा का मौका देती है, पक्ष आपको टिकट देती है, तो कौन से ऐसे बड़े काम है जो विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपने, जिसकी योजना आपने आंक के रखी हो अपने दिमाग में? सबसे बड़ा आज के तारीख में विषय है वो है सिंचाई का विषय। अगर हमारे यहाँ के किसान समृद्ध हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में खुशहाली आ सकती है। और इसीलिए सबसे पहले हर खेत तक पानी को पहुंचाने का काम मैं करूंगा। उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे, जो लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ेंगे अगर मुझे मौका मिलता है तो। दूसरा विषय है बेरोजगारों का, क्योंकि आपको मैं दिल की बात बताना चाहता हूं कि एक लड़का जब पढ़ाई खत्म हो जाती है, जवान होता है, उसके पास काम नहीं रहता, नौकरी नहीं रहती, तो वो लड़का 35 साल, 30 साल, 32 साल तक शादी नहीं करता। घर के लोग बोलते हैं कि कमाई करके ला, और शादी ब्याह कर। जब उसको काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, तो वो व्यक्ति आधी उम्र ऐसी ही बिता देता है, लेकिन शादी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि शादी करने के बाद मैं परिवार को कैसे पालूंगा, क्योंकि मेरे पास आय नहीं है। और इसलिए दूसरा विषय है कि इस क्षेत्र की बेरोजगारी को कैसे खत्म करते आएगा, यहाँ पर लघु उद्योग का हब कैसे तैयार करते आएगा, छोटे छोटे उद्योग गांव गांव में कैसे निर्माण करते आएंगे, उस पर मैं काम करूंगा और उसके लिए मेरे पास एक बड़ी योजना है। तो वैसे ही शिक्षा, आरोग्य, तो इनके लिए क्या करोगे? शिक्षा और आरोग्य एक मूलभूत हर व्यक्ति का अधिकार है और वो उसको मिलना ही चाहिए। और इसके ऊपर हर विधायक ने, चाहे फिर मिनिस्टर हो, चाहे फिर यहाँ की सरकार हो, उन्होंने काम करना चाहिए। और मुझे मौका अगर मिला तो मैंने जो 2 विषय बताया उनके साथ साथ प्रायोरिटी के साथ आरोग्य का विषय रहेगा, क्योंकि आरोग्य अच्छा रहेगा जनता का तो वो आगे बढ़ेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। शिक्षा अगर रहेगी तो नौकरी प्राप्त करेगा, तो लघु उद्योग में कुछ कर पाएगा, तो शासन उसको पैसा देगी। विभिन्न स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है जिसके माध्यम से बेरोजगारों को पैसा दिया जाता है, लेकिन कई सारी स्कीमें जनता तक पहुंच नहीं पाती। हमारे युवाओं को पता ही नहीं है कि कहां से पैसा मिलता है, वो बाहर के बाहर ही खत्म हो जाती है। कई लोग उसका, बड़े जो लोग हैं, फायदा ले लेते हैं और कोटा पूरा हो जाता है, और हमारे जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल के लोग हैं या सर्वसाधारण घर के जो लड़के हैं, उनको उसका फायदा नहीं मिल पाता। तो निश्चित तौर पर यह शिक्षा और आरोग्य का विषय है, इस पर काम करने की पूरी तैयारी है। रोड रास्ते की जो बात है कि ये सिर्फ आपके गांव की बात नहीं, सिर्फ आपके विधानसभा की बात नहीं है, जिला क्षेत्र की बात नहीं है, विदर्भ और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में रोड रास्ते के काम प्रलंबित है। बड़े बड़े रोड बन रहे केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन जो राज्य सरकार के दायरे में आते हैं वो रास्ते बने नहीं है। तो ये सारी बातों में फेरबदल करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, जनता ने क्या करना चाहिए?
देखिए 2019 जो चुनाव हुआ उस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थापना हुई। हमारे आदरणीय नानाभाऊ पटोले साहब विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विकास कैसे करते आएगा इसलिए समय समय पर सरकार को डायरेक्शन दिया और काफी अच्छा काम कर रही थी सरकार। कोरोना के बाद हमारी सरकार गिर गई, साजिश के साथ में महाराष्ट्र सरकार को गिरा दिया गया और उसके बाद सिर्फ यहां जो सरकार अभी है शिंदे सरकार ने सरकार को कैसे बचाते आएगा सिर्फ उसके ऊपर काम किया। पूरे राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ और इसलिए अभी जो 2-2.5 महीने के बाद में जो विधानसभा के चुनाव होंगे इसमें हमको विदर्भ से ज्यादा कांग्रेस के आमदारों को चुनाव जिताना पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी के आमदारों को विधायकों को चुनाव जिताना पड़ेगा ताकि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले साहब इनको मुख्यमंत्री का पद मिले। और अगर आदरणीय नानाभाऊ पटोले साहब को मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो निश्चित तौर पर हमारे विदर्भ में एक विकास की गंगा बहेगी और ज्यादा से ज्यादा जो अर्थ है पैसा है हमारे विदर्भ में आएगा और खास तौर पर पूर्व विदर्भ में और गोंदिया और भंडारा जिले में आएगा और यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और सबसे बड़ा विषय है तो रोड रास्ते का है। रोड रास्ते का काफी बैकलॉग है हमारे तिरोड़ा विधानसभा में, काफी रास्ते खराब है और उसके लिए एक मजबूत तरीके से काम करने की जरूरत है। एक मजबूत नेता अगर यहाँ से निर्माण अगर जनता करती है तो निश्चित तौर पर इस सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है और इसलिए इन सब कामों को करने की मेरी तैयारी है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने विधानसभा क्षेत्र गोंदिया जिले के जनता को कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं जिले की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लेकिन चुनाव ग्राम पंचायत का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, प्रतिनिधि चुनने के समय पर किसी भी प्रकार का क्षेत्रवाद, जातिवाद इस पर न जाते हुए कौन व्यक्ति विकास करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ में रहेगा। आधे रात को अगर आपने फोन किया तो एमएलए का मोबाइल शुरू रहना चाहिए, उसने फोन उठाना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन आपको करना है, चाहे वो कोई भी रहे, और ऐसे व्यक्ति को आप अगर चुनाव जिता कर देते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि हमारा पूरा प्रदेश, हमारा पूरा गोंदिया जिला सुजलाम सुफलाम होने से रह नहीं सकता। एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि अगर ईमानदारी से अपने पद को न्याय देने का अगर काम करेगा तो निश्चित तौर पर जनता के जितने भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है, राशन कार्ड है, संजय गांधी निराधार की स्कीम है, घरकुले है, अभी घरकुलों के पैसे नहीं आए 2-2 साल से, ये अपना कोठे के पैसे नहीं आए 2-2 साल से, घरकुले के नाम, घरकुलों के लिए ग्राम पंचायतों से यादियां चली गई, मंजूर हो गई, वर्क ऑर्डर मिल गया, लेकिन अभी तक खाते में पैसे जमा नहीं हुए। इसके लिए जवाबदार कौन है? और इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता को यह संदेश है कि वो जनप्रतिनिधि को चुनने के समय किसी भी प्रकार का पार्शलिटी ना करे और जो व्यक्ति उस लायक रहे उसके साथ खड़े हो जाए। दूसरा विषय ये कि चुनाव के समय पर खूब पैसा लोगों ने कमा कर रखा है, लोग खूब पैसा चलाते हैं, 500 रुपए वोट कोई बांटने की बात करता है, कोई 1000 रुपए वोट बांटने की बात करता है। मेरा सबसे बड़ा संदेश यह है कि 5 साल के लिए 1000 रुपए लेकर अपने मत को बेचे नहीं, व्यवस्थित व्यक्ति को दे, ताकि वो तुम्हारा मत 5 साल तक तुमको सुख दे, समृद्धि दे और तुमको मदद दे। यही मैं आज की इस अवसर पर संदेश देना चाहता हूं। तो दर्शकों, हमारे साथ में थे जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कटरे। इन्होंने पक्ष के लिए अभी तक क्या क्या भूमिका निभाई, क्या क्या मेहनत की है, जनता की सेवा किस प्रकार से करते हैं, ये सारी बातें बताए। वर्तमान में अभी वो जिला परिषद सदस्य है और आगे को उन्होंने पक्ष के सामने और जनता के सामने आमदार की लड़ने की इच्छा जताई है। अब देखना ये बाकी रहेगा क्या पक्ष इनकी बातों को संज्ञान में लेता है, क्या इनको विधायक की टिकट कांग्रेस पक्ष की ओर से मिलती है या नहीं मिलती। ऐसे ही खबर और मुलाकात के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।